सोचिए, एक क्रिप्टो करेंसी, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हो। इसका नाम है AIPF। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी जीरो है। जीरो मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 00 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे। बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ AI के हवाले, लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ। सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला AI नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग-अलग AI का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 एआई, मतलब एक तरह की एआई कमिटी या डिजिटल कैबिनेट। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट। और हर AI को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन-कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर AI क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला AI है उसे NE कहते हैं। एनई। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है। तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा AI है ALS। एएलएस। ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है, बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना, वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है। और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है। तो 2 एआई हो गए, आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और पांचवा ALP, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग AIPF कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं। और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी।
इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम हैं, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ। फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी अपनी होल्डिंग्स जो यूएसडीटी में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स, और एक बहुत ही अनोखा शब्द आरओआई ऑन आरओआई। हाँ, इसी पर मैं आने वाली थी। आरओआई ऑन आरओआई, मतलब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना है, पर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, ये क्या चीज है? मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए लगाने होंगे। ओके। आपकी टीम का टर्नओवर 5000 यूएसडीटी का होना चाहिए, और आपको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में लाना होगा जिन्हें ये वैलिड रेफरल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी सेल्स या एफिलिएट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। आपने कुछ पैसे लगाए, 2 लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा टारगेट पूरा किया। लेकिन इसके बदले में जो 10% आरओआई ऑन आरओआई मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या ये मेरे $100 पर 10% है? नहीं, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिर्फ आरओआई होता तो इसका मतलब आपके 100 यूएसडीटी पर रिटर्न होता। अच्छा। लेकिन आरओआई ऑन आरओआई का मतलब है कि आपकी टीम जो रिटर्न कमा रही है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि आप एक टीम की मैनेजर हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलती ही है, पर आपके खिलाड़ी जब मैच जीतकर बोनस कमाते हैं तो उस बोनस का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन्हें ट्रेन किया है। अच्छा, तो मतलब मेरी कमाई सिर्फ मेरे पैसों पर नहीं बल्कि मेरी टीम की कमाई पर भी निर्भर करती है। ये तो शुरू से ही आपको एक रिक्रूटर या मैनेजर की भूमिका में डाल देता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। अगली ही रैंक वाइब पर छलांग देखिए। होल्डिंग सीधी 5 गुना बढ़कर 500 यूएसडीटी, टीम टर्नओवर 4 गुना बढ़कर 20,000, और आरओआई ऑन आरओआई सीधा दोगुना होकर 20% हो जाता है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक से होते हुए जब हम इस पहले चार्ट के आखिरी रैंक न्यूरा तक, हाँ न्यूरा तक पहुंचते हैं तो आंकड़े देख के होश उड़ जाते हैं। न्यूरा के लिए 10,000 यूएसडीटी की होल्डिंग्स चाहिए, मतलब शुरुआती नोवा से 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और टीम टर्नओवर देखिए 25 लाख यूएसडीटी का। 25 लाख? और आरओआई ऑन आरओआई भी 70% तक पहुंच जाता है। ये तो एक छोटी मोटी कंपनी चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप एक निवेशक या छोटे मोटे रिक्रूटर नहीं रह जाते, आप एक पूरा सेल्स नेटवर्क चला रहे हैं। हाँ। और ये जो रफ्तार है बढ़ने की, ये अचानक रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। मतलब शुरुआती लेवल्स पर पहुंचना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, जरूरी संसाधन और टीम का साइज वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एक तरह का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये, हाँ, बिल्कुल। जो सिर्फ सबसे ज्यादा समर्पित और प्रभावशाली लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो न्यूरा तक पहुंचने के लिए 25 लाख का टर्नओवर चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, बल्कि यहाँ से तो असली खेल शुरू होता है और चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, यहीं से सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। न्यूरा के बाद अगला रैंक है क्वांटम। क्वांटम। यहाँ होल्डिंग्स 12,000 यूएसडीटी हैं और टीम टर्नओवर सीधा 60 लाख पहुंचाता है। मतलब न्यूरा की टर्नओवर से दोगुने से भी ज्यादा। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं क्या? कैसे? जैसे शुरू के लेवल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्के, मतलब टर्नओवर, इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन आखिरी लेवल्स जीतने के लिए आपको अपनी टीम के 2 और खिलाड़ियों को भी प्रो लेवल पर पहुंचाना होता है। आप अकेले नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही हो रहा है। सिस्टम आपको एक अकेले खिलाड़ी से एक टीम कैप्टन और फिर एक कोच बनने पर मजबूर कर रहा है। और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्वांटम पर जहां आरओआई ऑन आरओआई 80% है, वहीं एपेक्स पर ये 150% तक पहुंच जाता है। 150%? हाँ, हर लीडरशिप लेवल पर 10% की सीधी बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों चार्ट्स को साथ में देखते हैं तो इस एआईपीएफ सिस्टम की पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये असल में है क्या? अगर हम इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये एआईपीएफ सिस्टम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ। पहला, व्यक्तिगत निवेश, मतलब पर्सनल स्टेक। आपकी यूएसडीटी होल्डिंग्स। आपको खुद भी सिस्टम में पैसा लगाकर रखना होगा। ठीक है। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। सही। दूसरा, टीम का प्रदर्शन, जिसे हम सेल्स इंजन कह सकते हैं।
टीम टर्नओवर और रेफरल से मापा जाता है। ये शुरुआती और मिड लेवल की ग्रोथ का इंजन है। आपको एक सक्रिय और बढ़ती हुई टीम बनानी ही होगी। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप फैक्ट्री। ऊंचे स्तरों पर आपकी तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को कितना प्रमोट कर पाते हैं। और इन तीनों स्तंभों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला गोंद है ROI ऑन ROI। अब ये शब्द ज्यादा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं है, नहीं, ये इस पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एकदम सही। ये शब्द ही इस संरचना की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर हर व्यक्ति की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी हो। आपकी कमाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन का नतीजा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक रैंकिंग की सीढ़ी जहां आप दूसरों को नीचे धकेलकर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरों को ऊपर खींचना पड़ता है। खींचना ही पड़ता है। मतलब रणनीति हर लेवल पर पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूं, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब? अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा। वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी, ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव ना बने। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। एक मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूँ, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो? हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर सकती है। अंत में इस प्रोजेक्ट का पूरा आधार इस एक विचार पर टिका है कि एक परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया ऑटोमेटेड AI एल्गोरिथम एक स्थायी और लगातार बढ़ने वाला वित्तीय सिस्टम बना सकता है। क्योंकि उसमें से इंसानी भावनाओं की खामियों जैसे लालच और डर
को निकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या होता है जब इंसान जो भारी रिटर्न कमाने की इच्छा से भरे हुए हैं इस परफेक्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं? क्या कोई भी एल्गोरिथम, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सच में इंसानी लालच और घबराहट की अप्रत्याशितता का हिसाब रख सकता है? खासकर तब जब पूरी दुनिया का असली पैसा दांव पर लगा हो।